तमाम सारे बच्चों को और उनके मम्मी पापा को और वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे वो तमाम सारे लोग जो आज सेल्फी खिंचाने आए हैं, बात कहने आए हैं और अपनी बात को रखने आए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेहमानों से तारुफ करा देता हूं, सीधे मुद्दे पे आएंगे जल्दी। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी नेता, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, दया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी सहयोगी रही पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, स्थापन भी है और एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। अभी जनसंख्या का जो गिनती है वो तो नहीं हुई, लेकिन आने से पहले मैंने पूछा अपनी मित्र से कि भाई बताओ जरा कितना आबादी है यूपी की, तो बोले 24 करोड़ से ज्यादा है। 24, जोर से बोलो भाई, क्या? हाँ 24 करोड़, तो 24 करोड़ से ज्यादा है, यानी देश में हर पांचवा या छठा आदमी जो है ना वो यूपी का है। तो ये इतना बड़ा मामला है जी जनाब। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि जितने राज्यों में वोट कटे हैं, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही कटे हैं 18%। और इस पर अभी बहुत चर्चा, पहले आपने तो बहुत चर्चा इस पर कराई है। हाँ, और हाँ। बीजेपी तो लगभग यही कहते थे कि भाई इनको क्या दिक्कत है, हम उसकी प्रक्रिया पर दिक्कत की इतनी कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, जिसे बहुत ढंग से किया जा सकता है, वो तरीके से किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 3 बार डेट बढ़ाई, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो सब बढ़ना भी चाहिए था। यही काम मैं- पहले होना चाहिए था और राज्यों में होना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी किसी समस्या का समाधान नहीं है, वैसे भी। जिसमें बीएलओ बहुत सारे माँ बाप संतुष्ट है ना? बिल्कुल कर लें। संतुष्ट है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ। हम संतुष्ट होना हो एक बार योगी जी से जरूर पूछ लो, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि हमारे कम से कम 3 करोड़ वोटर, 3.5 करोड़ वोटर वो हमारे ही हैं जो कट गए हैं। वो तो उनको पूछ लो कि पहले तो ये कह रहे थे छाती पीट रहा, पूछ लो उनसे कि आप क्यों छाती पीट रहे हैं, आपकी तो सरकार है। राइट। अब सवाल ये इस बात को कि उनके भी वोटर कट गए, इनके भी वोटर कट गए, इधर भी नुकसान है, उधर भी नुकसान है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वो जो सब लोग कह रहे थे कि ये जो चुनाव आयोग है वो मिला है, या जो चुनाव आयोग जो है उसकी ऊपर प्रतिष्ठा के ऊपर आंच है, कम से कम अगर दोनों लोग सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम इस बात के लिए तो उनको नंबर मिल ही जाएंगे। मैं बात, अरे कोई छोटा नीचा नहीं हुआ, मैंने तो आयोग, अच्छा कह लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को कोई क्लीन चिट इसलिए नहीं दे रहा है कि हमने ही 18,000 वोट जो कट गए थे 2022 में, उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेंगे, एफिडेविट के साथ दो। हमने एफिडेविट के साथ दिया, लेकिन आज तक कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया, इसलिए चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा चुनाव आयोग को मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, उसको नंबर इसलिए दे क्योंकि अगर सत्ता पक्ष भी कह रही है कि अरे भाई देखो मेरे वोटर कट गए, और विपक्ष भी कह रही है मेरे भी वोटर कट गए, तो अगर वो कहे कि भाई देखो ये बात, ये आदमी बेईमान है क्योंकि ये मेरे खिलाफ बोलता है, दूसरा भी जो कहे कि हाँ ना ये भी बेईमान है क्योंकि ये मेरे खिलाफ भी बोलता है, तो मतलब हमारे यहाँ एक मोटा नियम है हमारे पेशे में कि यानी वो आदमी ठीक बोलता है। जी बीजेपी प्लीज आइए जनाब। देखिए इसमें इतनी दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष के लोगों को? भाई अगर लोगों को अभी 1 महीने का टाइम मिला उत्तर प्रदेश में कि आप जाइए, अगर किसी का नाम, क्योंकि उसमें जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगा उसके पहले अगर किसी को नाम उसमें लगता है गलती से छूट गया है, या गलती से खैर जुड़ तो सकता नहीं, लेकिन अगर गलती से छूट गया है तो लोग उसमें जाए फॉर्म 6 आवेदन कर दे, उसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन जो भ्रम की राजनीति यही पश्चिम बंगाल के अंदर है, बट घुसपैठियों का नाम नहीं जुड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी याद रख ले और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले याद रख ले कि घुसपैठी का नाम नहीं जुड़ने वाला है। दिक्कत इनको घुसपैठियों के नाम को लेकर जो फर्जी कार्ड बना के घूम रहे थे ना, बर्थ सर्टिफिकेट,
पश्चिम बंगाल का हालत यह था कि मुर्शिदाबाद एक जगह है जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वहां 70 साल का आदमी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाए घूम रहा था। भैया 70 साल के आदमी की जन्म प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? अगर उसका नाम तो इसे 2003 के SIR में होगा, जब 2003 के SIR में होगा और वो जीवित होगा तो जाहिर तौर 2026 के SIR में ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन नहीं, जन्म प्रमाण पत्र वही 70 साल का आदमी बनाएगा जिसका नाम 2003 के SIR में नहीं होगा। तो 2003 के SIR में कौन नहीं होगा? जो कांग्रेस के रिजम में यूपीए 1 यूपी 2 में घुसपैठी बन के आए हुए थे, क्योंकि घुसपैठियों के लिए श्री प्रकाश जायसवाल ने खुद ही कहा था ऑन फ्लोर कि 2.5 करोड़ लोग घुसपैठी बन के बैठ गए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठी बाहर जाएंगे। ये जो आखिरी सेंटेंस इन्होंने बोला है ये आने के बाद है, तो पहले तो अभी आना चाहिए, पहले तो चुनाव होगा, उसके बाद आने के बाद होगा जी। बाकी सारे लोगों के दावे हैं अपने अपने। मैं आया पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट आया उसमें 24 लाख लोग मृत, 33 लाख लोग ऐसे थे जो विस्थापित हो गए थे, 1,56,000 के करीब थे जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब बिहार का चुनाव था आप ही लोग तो कह रहे थे कि घुसपैठिए हैं इसलिए SIR हो रहा, घुसपैठिए उनकी हम चिन्हित करेंगे। इसके बाद जब वहां का चुनाव हो गया अब घुसपैठिए ढूंढने लगे बंगाल में, अब ढूंढने लगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, सवाल है, अच्छा सवाल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल समाजवादी मुझे बहुत अच्छा बोले, लेकिन मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि कोई दिक्कत है अगर घुसपैठी ढूंढ रहे हैं तो? अरे परेशान ना हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर कहीं कोई चोर है तो चोर को ढूंढने में दिक्कत है क्या आपको? मिले ना मिले? देखिए यही तो हम चाहते हैं कि चोर चोर चिल्लाते रहो, चोर से कहो चोरी करते रहो और दूसरों से जनता से कहते जागते रहो। भाई चोरी कौन कर रहा है? अगर हैं तो बताइए कितने आपने निकाले? आपकी सरकार को 12 साल तो केंद्र में हो गए, तो राइट जनाब आली। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुरुआत में 2 आपने पॉइंट उठाए, हाँ जी, मैं उन दोनों पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए साहब। पहला तो सिप्पल साहब की जो आपने बात ली, हाँ, अगर वो इतने उच्च पद पे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि यदि वो कहीं से स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो वहां से अपना नाम कटवाएंगे और दूसरी जगह पे फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। ये हमारा, उन्होंने कहा कि मैं तो फॉर्म 6 भर लूंगा, मैं तो भर लूंगा। सर तो भरना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति के सहयोगी हो और चाहे अखिलेश यादव के, नरेंद्र मोदी के, किसी के भी सहयोगी अरे हो। भाई नाराज क्यों हो रहे हो ना यार, तूने एक सांस में सारे नाम गिना दिए। नहीं, कारण बता रहा हूं मैं क्या है, हाँ। कि ये जो पवित्र प्रक्रिया चल रही है, ये शुद्धिकरण चल रहा है, इसके ऊपर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। और यदि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे रहे हो तो आपको पता होगा कि देश के संविधान में क्या व्यवस्थाएं दे। भाई देखिए, अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो चीजें ठीक कैसे होंगी? सवाल उठाएंगे जरूर, सवाल तो पूछने का अधिकार है कि वो भी नहीं देंगे आप हमें। मतलब मैं आपसे सवाल बताऊं कि ये जो माइक है इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके, हाँ। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, तब आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज आएगी। Yes! मैं यही तो कहना चाहता हूं साहब कि आप कुछ कहते मैं हो, यही तो बता रहा हूं कि हेडलाइन बनता है, और वो हेडलाइन बनता है तो इस देश का आम नागरिक सोचता है अरे यहाँ कोई कालापन तो नहीं है जो ये चिल्लाते रहे हैं। अच्छा, ओ इतनी देर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें यह कहना चाहिए थे, एक लाइन में समेट देते कि ये बोलते हैं तो शंका पैदा करते हैं, आशंकाएं पैदा करते हैं, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई किस बात की? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डिवाइस विकसित हुआ है जिसे पीठ पे लगा के पता चल जाता है बांग्लादेशी है हिंदुस्तानी है। मोदी जी की अपार सफलता के बाद राडार आ गए हैं, काम नहीं करेंगे, बादल आ गए, उसके बाद ये दूसरा ऐसा आविष्कार है। क्या है? क्या है? मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा यूपी सरकार ने डेवलप कर लिया है जो उसके पुलिस वाले पीठ पे लगा रहे हैं और बता रहे हैं अरे तू तो बांग्लादेशी है। ना कोई SIR, ना कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग, कुछ नहीं हो रहा। मोबाइल पीठ पे लगा के चेक कर रहे हैं, हाँ भाई तू बांग्लादेशी है। गाजियाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, साहिबाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके जो गरीब झुग्गीवासी हैं, जो यूपी से आए हुए हैं, यूपी के झुग्गीवासी हैं, या बांग्लादेश से आए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके पीठ पे मोबाइल लगा के, डिवाइस लगा के बताया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। तो इस बात की मैं बधाई देना जा रहा था कि इतना बड़ा आविष्कार यूपी में हो गया, बधाई के पात्र तो है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने एक और, मुझे ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में कि कोई मोबाइल लगाए पीठ में पता कर दे कि ये है। पुलिस वालों की वीडियो है, लगातार सर्कुलेट हो रही है। अगर आप कहेंगे, अरे भाई साहब, वो पुलिस वाले आपके भी समय में थे, फिर समाजवादी वाले समय में भी थे, और अब आपके समय में भी हैं। तो मैं हो चुके हैं, हमारे समय वाले रिटायर हो चुके हैं। गजब के ये नेता होते हैं।
बोले हमारे समय में सब पूरी तरह की ईमानदारी थी, अब वो हमारे वाले रिटायर हो गए, अब जब हम आएंगे तब भर्ती खोलेंगे, और जब भर्ती खोलेंगे तो सब ईमानदारों को लोगे। 90 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, 90 से तो जाहिर सी बात है एक टेन्योर कितना होता है, 25 साल 30 साल। भाई साहब आप तो वही है ना। भाई साहब आप नहीं है, न्याय कैसे कर सकते? भाई साहब आप नहीं है तो इसका कारण ढूंढिए क्यों नहीं है। कारण तो हम ढूंढ लेंगे, वो बात नहीं है। आपने बात करी कि क्यों नहीं है, तो मैंने रिटायरमेंट की बात हाँ करी। जी। अब आती है बात एसआईआर के ऊपर। हाँ। एसआईआर पे सबसे पहले सवाल किसने उठाया? यूपी की एसआईआर पे योगी जी ने। उन्होंने कहा 4 करोड़ वोटर जो है आज हमारे जो है काट दिए गए नाम, और उसमें से 80% 90% वोटर हमारे हैं। सबसे पहली बात तो शंका ये पैदा करती है, उन्हें कैसे पता है इस 4 करोड़ वोटर में से 80% वोटर हमारे ही हैं? कैसे पता उन्हें? क्या वो फर्जी नाम जुड़वाना चाह रहे थे? वो ऐसे कहते हैं क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि दलितों के हाशिए पे जो लोग हैं, गरीब हैं, और जो अकलियत हैं, जो मुसलमान हैं, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, और वो जो गरीब गुरबा जिसके कागज पानी में बह गए हैं, वो ऐसे नाम काट दिए जा रहे हैं, तो योगी जी कहते हैं वो आप ही के थोड़ी ना, मुसलमान तो मेरे भी हैं। तो भाई ये कैसे हो सकता है भाई? आप जैसे आप कह रहे हो दावा, नहीं जैसे ना, तो जैसे आप दावा कर रहे हो वैसे वो भी दावा कर रहे हैं। नहीं, वो योगी जी ना तो उनके पास कोई वोटर लिस्ट, ना आपके पास कोई वोटर लिस्ट। मुसलमान की बात करते हैं, योगी जी के बयान में आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं। उनके बयान क्या होते हैं? उनके बयान 80-20 का चुनाव है, अगर 20% को दबा के रखना है तो 80% वोट मुझे दे दो, नहीं तो ये तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा राशन खा जाएंगे, तुम्हारे को आगे काट जाएंगे। उन्हीं के राज में साहिबाबाद बिल्कुल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सरेआम तलवारें बांटी गई थी, उन्हें याद नहीं आया कि मुसलमानों का डर दिखा के उन्हें तलवारें बांटी जा रही है, एक्शन लेना चाहिए इस पे। कब उन्होंने कहा कि मुसलमान चिंता मत करो? कब उन्होंने क्यों नहीं इस पे फैसला लिया कि अखलाक का मुकदमा 11 साल से चल रहा है, उसे राज्य सरकार वापस लेने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं कि मुसलमान को वो अपना कहते हैं, वो तो साफ कहते हैं मुसलमान हमें नहीं चाहिए, साफ कहते हैं। जबकि यूपी की आबादी में कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। आप कह रहे हो कि वो मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो तो खुलेआम कहते हैं तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा हक ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तुम्हारा हक मार के ले जाएंगे। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को कहते हैं ये तो आबादी पंचर पुत्र है। ये कहा था या नहीं कहा था? राइट, टेकिंग योर पॉइंट, अब द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक काम और महापुरुष के नाम के साथ किया था। भीमनगर नाम था संभल का, और जैसे ही आए थे भीमनगर से मतलब इतना ज्यादा नफरत इनको है। एक चीज है। दूसरे, खैर इनके जमाने में ये तो डायनासोर आ सकता है लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। यूपी में हालत ये है कि वो नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? डायनासोर आ सकता है लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं करें। ये आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? हमें लगता है 50 साल हो गया होगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि 90s के दशक के पहले आए हुए तो आज तक नहीं आ पाए हैं। आप उठा के हर जगह पे देखते चले जाइए, ये नहीं आ रहे हैं। बस केवल आ कहां रहे, टीवी डिबेट में आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है ना, कहते हैं हम ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, फलाने सेक्रेटरी, इनको सबको एक प्रिविलेज होता है कि भाई ये उसी पार्टी के हैं जहां पे था कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं फिर भी वोट डाल देता था। तो इनको ये प्रिविलेज लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव आयोग करता जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते जाएंगे। इन्हीं के पार्टी में था ना कि नाम मतलब भारत के नागरिक बने, बाद में वोट डाले पहले, और वही प्रिविलेज आज तक लेके चले आ रहे हैं। गजब के मतलब ठठरे और झूठ बोलने की आदत है। अरे भैया, जब आप एक जगह से, इनके टाइम में तो यहां तक ये था कि 2010 तक कि आपका नाम कट नहीं सकता था, चाहे कहीं चले जाओ, वो इतना बैगेज इकट्ठा हो जा रहा था। वो इन्हीं के टाइम पे वोटर लाया था कि चुनाव अधिकारी नाम काट नहीं सकता था, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आपका ट्रांसफर मुजफ्फरनगर में। राइट, हमारे तरफ से लास्ट है। जी जी, प्रतीक जी, पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, जहां पे सारी नदियां, तीर्थ, जहां से बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वो 2,89,00,000 जो काटे गए वोटर, उसमें जितनी जल्दी और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का बयान है कि हमारे वोटर थे, वोटर हमारे थे, तुम्हारे थे, इनका चेहरा सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब डिबेट शुरू की, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घुसपैठियों के वोट काट दिए। इसका मतलब जो सरकारी तंत्र है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ये वोटर ठीक है, ये गलत है, या चुनाव या जवाब कौन देगा? सरकार देगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी देर से हम बहस कर रहे हैं, आपने बिहार में ये सवाल उठाया था? आपने बिहार में जाके एक बार भी आपत्ति दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन में कि नहीं? और जब वो डेट खोली, विंडो खुली,
तब तो आपने एक सन्ना जैसा सांप काट गया, सूंघ गया आपको कि आप दिखाई नहीं पड़े कहाँ हैं आप। प्रतीक जी बिल्कुल। और यहाँ के डिबेट में आके हल्ला मचा रहे हैं इतनी देर से। प्रतीक जी हाँ। हल्ले की बात नहीं है, मैं लॉजिक की बात। भाई आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। कैसा लोकतंत्र खतरे में? या आप डिबेट में तो आप आवाज करें, पार्लियामेंट में नहीं पूछेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में नहीं पूछना है, वहां जाके आपत्ति नहीं दर्ज करानी, यहाँ डिबेट में होकर हल्ला मचाना है। प्रतीक जी हाँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा इनकी रिवाइंड की जाए डिबेट। इन्होंने कहा हमारी सरकार ने नाम काटे घुसपैठियों के। ये कौन होते हैं? चुनाव आयोग तय करेगा, तंत्र तय करेगा। वही तय कर रहा है। अब वो तय नहीं कर रहा। ये कैसे कह सकते हैं कि जब से हम आए हैं हम घुसपैठियों को हटा देंगे यहाँ से? इनको अपने शब्द वापस नहीं चाहिए। देश क्या ये घुसपैठियों को रखना चाहते हैं क्या? यही तो चाहते हैं ना, बार बार घुसपैठियों के लिए इतना दर्द क्यों है इनको? इन्होंने ही कहा था ना, कांग्रेस ने कहा था ना कि भारत के जितने भी रिसोर्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा उस पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ये साहब कह रहे हैं घुसपैठियों क्या है? इन्होंने मुसलमानों का अधिकार कहा तक नहीं कहा था आपने? इन्होंने कहा तक नहीं कहा था। जनता पार्टी हमेशा क्लिप खाती है, इसीलिए मैं बीजेपी को कहता हूं भूखी जनता पार्टी। पूरी क्लिप में क्या था? अल्पसंख्यक, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े सारे शामिल होते हैं, लेकिन बाकी सारे काट के खा गए। एक अकेला मुसलमान इनको याद है। और अगर मुसलमानों के लिए भी कहा तो क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है, जिन्होंने बंटवारे के वक्त इस देश की जमीन को चूमा, इस देश की जमीन में दफन हो गए, इस देश की जमीन के लिए काम करते हैं? क्या वो टैक्स नहीं देते? आप अगर टैक्स देते हो, 5 रुपए का बिस्कुट आप लेके आते हो, तो क्या मुसलमान 5 रुपए के बिस्कुट पे टैक्स नहीं देता? कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान को बिना टैक्स दिए मिल जाती है? क्या पेट्रोल उन्हें सस्ता मिल जाता है? क्या डीजल उन्हें सस्ता मिल जाता है? क्या गैस उन्हें सस्ती मिल जाती है? बताइए कौन सी ऐसी चीज है? सिर्फ एक चीज ऐसी है, 1 मिनट, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो उन्हें बिना टैक्स मिलती है, फ्री में मिलती है, और वो है उनकी लिंचिंग। दाढ़ी टोपी देखी और उनके साथ लिंचिंग शुरू। इनको इतनी नफरत है कांग्रेस के लोग, आज नहीं, आप ये देखिए 2026 है, गजनी ने सोमनाथ मंदिर को गिराया था और उसके बाद हमारी आत्मा को कुचला था। जानते हैं सोमनाथ के बारे में क्या कहते हैं? गजनी के बारे में कहते हैं लुटेरा था। वो कभी नहीं कहते कि उसने धार्मिक इन्वेजन किया। और नेहरू जी इतनी नफरत करते थे, कहते कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जाने पाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर वो राजेंद्र प्रसाद जी गए वहां पे, तो राजेंद्र प्रसाद जी के रिटायर होने के बाद उनकी दवा तक का पैसा नहीं दिया नेहरू जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। इस तरीके से नफरत इनको हिंदुओं से रही है। इनको हिंदुओं से हमेशा अभी भी चिल्ला रहे हैं। और इनके एक मुख्यमंत्री, नेहरू जी ने ही भेजा था। अबे भाई आप इधर आएंगे, ऐसे ना। अरे भाई ऐसे नहीं, डिबेट में आप गलत बयानी कैसे कर देंगे? नहीं देखो, ये लिंचिंग वही नहीं होती, लिंचिंग ये भी होती मुंह जबानी भी। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब जब कांग्रेस की सरकार थे, वो क्यों इनके अंदर आदत पली बड़ी? 200 एकड़ जमीन आदिवासियों को छीनकर दाऊते इस्लाम नामक संस्था को दे दिया, जिसने धार्मिक परिवर्तन का काम कर। राइट, अब आप बोलिए। 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी सिर्फ 1 रुपए में। और 200 एकड़ याद आ रही, 1050 एकड़ याद नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये सोमनाथ मंदिर वाला जो मसला है, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। आप राष्ट्रपति, इसलिए आप जाइए, और मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और ये जब तक वो जिंदा रहे 64 तक, तब तक किसी भी धार्मिक कार्य में उन्होंने आगे बढ़ के हाथ नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए सभी धर्म बराबर थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद लिखा है नेहरू जी ने कि मैं बाई एक्सीडेंटल हिंदू हूं, लेकिन बाई कल्चर मुस्लिम हूं। मतलब एक को आप 200 एकड़ जमीन हेक्टेयर छून के दे सकते हैं, दूसरे का आप श्राइन को पैसा नहीं दे सकते। राइट, समाजवादी पार्टी जी। नेहरू जी को इतना बदनाम की क्यों? कोई फोबिया है क्या? भाई अभी भी ना भूल रहे, इतना दर्द क्यों? सुनिए, जब एम्स बना, अरे सुनो भाई, एम्स के लोगों में भी संस्कृत में लिखा है। खड़गपुर IIT है ना, उसका भी लोगो है, उसका में भी संस्कृत में लिखा है, उसमें भी संस्कृत में लोगो लिखा है। संस्कृत में नहीं लिखा है। हाँ। वो वेदों से, उपनिषदों से वाक्य लिए गए। हाँ, उपनिषदों से बात लिए, इसीलिए कि लोग अगर मेडिकल की पढ़ाई करें, लोग IIT की पढ़ाई करें, विज्ञान की पढ़ाई करें, लेकिन साथ में उनको ये याद रखना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े, हमारे वेदों का पाठ वो भी याद रखना चाहिए। इसलिए नेहरू जी ने कहा था। जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा था कि जो नेहरू जी हैं वो हिंदूवादी नेता है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की वो बात बिल्कुल याद रखना चाहिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो टोपी पहचान का मुआवजा इन्होंने दिया था, हिंदुओं के 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया था। ये इनको याद रखना चाहिए, लोगों को ये बिल्कुल याद रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कितने साल से हो अभी केंद्र में? इतने साल से हो, और दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है। निकालिए वो लिस्ट जिनको ऐसे दिया ना, बताइए। झूठ बोलने का काम करते हो, झूठ बोलने तभी बाहर चले गए सत्ता से। नौकरी भी दे रहे थे, नहीं सकता, वो नहीं आ सकते। 2 करोड़ नौकरी दे रहे, नहीं दे पाए। इनका याद नहीं रहे। किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे थे, कहाँ दे पाए? बताइए, नहीं बताइए, आप
मुद्दा ही है ना, मुद्दे से भाग गए ना। जैसे मुजफ्फरनगर का नाम लेते ऐसे दर्द इनका कहाँ से कहाँ। है ना, अगर कोई दंगे 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 का नाम ले, दर्द होना चाहिए, निश्चित तौर से दर्द होना चाहिए, निश्चित तौर से दर्द होना जी। बिल्कुल, दोनों से पूछूंगा। एक उधर से हाथ उठ रहा है जी, 3 और एक चौथा वो 4, बिल्कुल आराम से, 1 by 1 जी। आज हाथ से छूट गया यार मेरे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे SIR का मुद्दा ये लोग छोड़ रहे हैं, SIR में मान के चलते हैं कि 289 जो भी वोट कट रहे हैं, सपोज कीजिए कि इसमें 25%, 25,000 वोट फाल्स होगा, 25,000 वोटर होंगे जो यूपी के 9 होंगे, तो यानी कि टैक्स पेयर का जो राशन आ रहा था 25,000, मैं मान रहा हूं कि 25,000 इसमें से फेक हैं, या घुसपैठियां हो या कहीं के हो, यानी 25,000 लोग हमारा अन्न खा रहे थे दूसरे देश के होके। तो अगर SIR प्रक्रिया चल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अगर चल रही है, अगर हमारा घर साफ हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो खुद ही दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या है, ऊपर से बाहर के लोग और आते जाएंगे, हमें मिलेगा क्या? और ये राजनीतिक जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी प्रक्रिया आती है, जैसे बैंकिंग जब आया था, जब कंप्यूटराइज हुआ था, तो लोगों को बड़ा दिक्कत थी कि हम नहीं कर पाएंगे, बूढ़े लोग बोलेंगे हम तो छोड़ रहे हैं। बैंकों का जब मैं आप बताएं आपको, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तब भी लोगों ने कहा कि ये गलत है। हाँ, तो अगर ये सिस्टम आ रहा है तो इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी का हो। राइट जी, जनाब आली। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर नेहरू जी को अगर दिक्कत थी, सपोज कीजिए कि अगर वो हिंदू थे, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो अगर वो हिंदू थे तो अपने मंदिरों में जाना क्या ये प्रूफ होता है कि वो मुस्लिम विरोधी हो गए? अगर अपने मंदिर में अगर नहीं जा सकते हैं तो इसका मतलब कि विरोधी हो गए मुस्लिमों के, ऐसे कैसे क्या सिस्टम है ये? मतलब ये कह रही है अगर हिंदू हैं तो उनको मंदिर में जाने में आपत्ति क्यों हुई? क्यों है? हाँ? सोमनाथ के मंदिर में जाने में आपत्ति क्यों हुई? यस, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ? अगर हाँ तो वही कह रहे हैं भैया, समझ में देने वाले। हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, जो हमारे पहले। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप ही ने दिया, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने लिया, सवाल लिया जी। जनाब आली। हाँ हुजूर, क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा मेहर सिंह दहिया है। मेहर सिंह दहिया साहब। हाँ जी, बीजेपी से क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से पूछो। 8 पे कमीशन कब से लागू करें? कौन सा? 8 पे कमीशन। हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत कही जाती है, ये हाथ वो हाथ, बता तेरा ये कहाँ है टेढ़िया। बोले जहाँ पे सोने की तो है, वो ये बता थोड़े सोने की जंजीर कहाँ है। तो तुम मुझे हरियाणा के हैं ना दहिया साहब? बिल्कुल दहिया साहब, बिल्कुल एकदम सही जगह में मारा कि 8 पे कमीशन कब लागू करेंगे, उसका आया अभी परसों। रुकिए सर, आप तो सब बता देंगे, कांग्रेस को सब पता, बस यही नहीं पता कि चुनाव जीता कैसे जाए। कांग्रेस को सब पता है, लेकिन यही नहीं पता है कि जनता की नब्ज में हाथ कैसे रखा जाए। कह कह के लोग परेशान हो गए, बूढ़े हो गए। ठीक, मैं आ रहा हूं। दहिया साहब 2 दिन पहले का पेपर निकालिए, उसमें फ्रंट पेज पे एक कॉलम की न्यूज लगी हुई है, मेरी नजर में है, बताएंगे जी। कौन रह गया था? हाँ जी, वेरी गुड। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगातार देश के 25 करोड़ मुसलमानों के विषय में बात की। मैं भी इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी में सहमत हूं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी है भाई भाई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, एक माँ के 4 बच्चे और माँ सिर्फ एक को खिलाएगी पिलाएगी, 3 को भूखा मारेगी, तो कैसे चलेगा? जरा भूखा किसको मारा? आज कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताए कि आखिर सेना के और रेलवे के बाद, वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा जमीन कैसे आई इस देश के अंदर? इतनी जमीन एक धार्मिक संस्था के पास कैसे आई? रुको भाई, रुको 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 रुको, मैं इसका जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने इसमें डिबेट करी है बहुत सारी। तो हमने पूछा यहाँ पे डिबेट में, बोले वाह प्रतीक जी, हमारे वालिदों ने, वालिद के वालिद ने, वालिद के वालिद के वालिद ने इस मुल्क पे राज्य किया है, तो उन्होंने जो अपना वक्फ करके गए, ये जमीन वहां से आई। अबे देखो भाई, नाराज मत होना, ये बात उन्होंने कही है। मियां साहब यहाँ पे निकल के ना 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 ना, मैं उधर नहीं इशारा कर। कहेंगे कि ये जमीन जिस पे आप खड़े हो, प्रतीक जी बाहर निकलो, क्योंकि अब ये जमीन वक्फ की है, तब क्या करेंगे आप कोर्ट जाएंगे? देखो एक बात सुनो, मुझे डराओ मत, मैं आजाद मुल्क में पैदा हुआ और ये संविधान में पैदा हुआ, मुझे डराओ मत। हाँ? कि आखिर रेलवे और सेना के बाद केवल एक धार्मिक संस्था के पास इतनी जमीन क्यों? ये है उसका कारण, केवल यही है कारण, जो ये कहते हैं ना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमान। अरे ये बात थोड़ी भाई, अब ये बात थोड़ी धीरे से भी बोली जा सकती है।
गजब, इतना हल्ला मचा देते हो यार। हाँ बेटा 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 बेटा, मैं आया, मैं सर पाजी आ गया, मैं आ गया सर। आपकी महफिल ये कुछ कह सकते हो साहब? महफिल आपकी है, मेरी नहीं। महफिल हो सकता सजाई मैंने हूँ, ये महफिल सजाई मैंने है, लेकिन ये है कि अब कह आप भी सकते हैं, बिल्कुल आप हुजूर कह सकते हैं। ये कहाँ के बाशिंदे हैं आप? दिल्ली से वाबस्ता है साहब। तो दिल्ली से, मैं लखनऊ का हूँ, थोड़ा साहित्यिकी से। अब देखिए, मेरी नजाकत और नफासत में आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं लखनऊ का हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब यहाँ से सल्तनत उजड़ी तो लखनऊ में यहाँ के बसी, इतिहास ये कहता है। तो हाँ, देखिए मैं आता हूँ, पहले नौजवान को दूंगा और फिर मैं आपके पास, फिर मैं आपके पास ये क्षमा लेके। जी हुजूर, मेरी बात को फिनिश होने पहले कान से निकालो दोनों चीज। इसका मतलब क्या होता सुने, इसका मतलब ये होता कि बात तो मैं कहूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं। अरे ये तो सिर्फ एक लखनऊ की बात बताई, इससे सुनता तो है आदमी, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ये आजकल का एक समय हो गया है कि मैं बात सुनूंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये नहीं होना चाहिए बेटा। अरे ये बात कहने की है। क्या नाम है? उज्जवल झा। बोलो सर एक सेकेंड, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है यहाँ खड़े होके बोल रहे थे कि 25 करोड़ मुसलमान टैक्स पे करता है। पहली बात, मैं हिंदू हूं और मैं बाय बर्थ इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी होने पे गर्व फील करता हूं, लेकिन आपके अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आप मुस्लिमों की बात करते हैं? यही परिणाम निकला कि आप पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो गए। आपको 1% ही 2% नहीं करता है। और सुनिए, और आपकी एक धीरे से बोलो, और आप एक चीज सुनिए, जिस दिन आपके पार्टी और आप लोगों की मानसिकता से कैंसर की बीमारी खत्म नहीं होगी ना, सिर्फ मुस्लिम, आप मुस्लिम को भी खा जाएंगे और हिंदू को भी खा जाएंगे, इस तरीके से हिंदुस्तान को खा जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, आपको मौका नहीं देगी। सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप समाप्त हो जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो भाई, आपको मौका नहीं मिलेगा। नहीं झा साहब, बाकी बात सही है, आखिरी सेंटेंस नहीं ठीक है। ये नहीं, समाजवादी से वादा किया था, हाँ समाजवादी से ज्यादा किया था, लेकिन शर्मिष्ठा को पहले दूंगा, पहले शर्मिष्ठा को। अरे भाई साहब कहाँ रह गए? तमाम मुसलमान यहाँ पे आके चले गए। जल्दी से 2 मिनट के लिए बता देता हूँ कि कुछ देर से आए डिबेट में कांग्रेस ने एक पक्ष ये रखा कि 25 करोड़ मुसलमानों को आपने जो है सताया, 25 करोड़ मुसलमानों का जो है आपने एक तरह से हक जो है मारा। और जो अब ये बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की इसलिए बात करते हैं आप क्योंकि आपकी निगाह से वोट पर है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। पोलराइज करते हैं आप चुनाव को। मेरे पास टोपी भी बढ़िया वाली है, कोट भी बढ़िया वाला है, पैंट और जूता भी बढ़िया वाला है। 25 करोड़ मुसलमान में एक मुसलमान मैं भी हूं, जो भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में खड़ा हुआ हूं, स्वस्थ हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं। तो आप मुझे देखकर बात करो। दिक्कत ये हो गई कि मुसलमानों को फ्रेम इन्होंने ये किया था कि मुसलमान का मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब मुसलमान ऐसा आ रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अखंड भारत की जय हो। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब राजनीति को किस दिशा पर। मैं 1 मिनट आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। बल्ली मारान की गलियों की तरफ रुख करना चाहूंगा, पुरानी दिल्ली की। हमारे मैं आ गया। हुजूर क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी कहाँ के बाशिंदे, कहाँ के रहने वाले हैं? सब दिल्ली के बाशिंदे। नहीं दिल्ली में कहाँ? अभी तो फिलहाल करावल नगर में रहते हैं। अच्छा करावल नगर में, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि जो करावल नगर में रह रहा है वो दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली के हैं। आप बोलिए आनंद जी। एक शेर के जरिए आपकी इरशाद साहब, जवाब तो मिलते नहीं है, आप सवाल ही सवाल होते हैं। देखिए आज फिर पहले शेर कर लीजिए। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर लौट के हम मायूस चले जाएंगे। आज फिर हम लौट के मायूस चले जाएंगे। क्या बात हुआ? मायूस नहीं जाओगे? वो और भी है क्या? मैं आता हूं, पहले समाजवादी मैं आता हूं। मायूस मत होइए, क्योंकि जहां ना मायूस बिल्कुल मत होइए। हाँ जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा था और हमारे मैथिल जी ने भी कहा था, नाम बदलने को लेकर के कह रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश में आपने जिलों के नाम बदल दिए और अब आप पीडीए के कैलेंडर ला रहे हैं। कोई बात नहीं, पीडीए का कैलेंडर लेकर है, इसीलिए तो उनमें खलबली मची हुई है। 37 सीट। अच्छा, जो नाम बदल दिया वो कोई गुनाह नहीं था? इनको नंबर दो। मैं गुनाह? आपने गुनाह नहीं किया। आप तो इनसे ये पूछ लीजिए, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम था, इन्होंने उनका हटा करके नरेंद्र मोदी जी का नाम। अरे क्यों नहीं? अरे भाई फिर वही बात, क्यों नहीं रखा कि नहीं रखा? देखो
सरदार वल्लभ भाई, सुनो मेरी बात, जो फैक्ट एंड फिगर है, या तो तुम गए नहीं भाई, या तो अहमदाबाद गए नहीं आप, अहमदाबाद गए, वो उसमें लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर, उसका एक हिस्सा स्टेडियम है, इसका एक परिसर अलग चीज है, लेकिन स्टेडियम का बोले लगाओ कान में, दोनों तरफ लगाओ कान में, सुनना है ही नहीं मुझे, मैं कहूं लगा लो कान के अंदर एकदम बत्ती, बोला सुनूंगा है ही नहीं, चाहे तुम माथा पटक दो। बोले बोले आज हम पीडीए का कैलेंडर ला रहे हैं, और यही थे 10 जिलों के नाम बदल दिए इन्होंने, क्यों बदल दिए इसका कोई जवाब नहीं, जल्दी बोलो। हाँ प्रतीक जी, घुसपैठिए अगर वोट करते हैं तो वो हमारे देश के वोटर का मताधिकार ठगते हैं। हाँ जी, उसका धोखा होता है उनके साथ। हाँ जी, तो क्यों घुसपैठियों को वोट देने के हक में विपक्ष बात करता है कि उनका वोट देने का अधिकार देने के हक में विपक्ष बात करता है? हाँ, हाँ जी, पिछले चैनल में भी मैं आपके पास आया था, मैंने खुलेआम सबको चैलेंज करा था, बताइए आपके अड़ोस पड़ोस में कहाँ कोई घुसपैठिया है? अगर आप लोगों से रिपोर्ट नहीं लिखा जाती, ये कांग्रेसी प्रवक्ता वहां आके हाजिर होगा और पड़ोस के थाने में रिपोर्ट लिखवाएगा। एक की आवाज नहीं निकली, एक की आवाज। और रही बात घुसपैठिए की, पिछली बार भी घुसपैठिए के मामले में अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था, बताइए कितने घुसपैठिए निकले? क्यों जानना है आपको? बताइए ना कितने घुसपैठिए निकले, क्यों जानना है? हर व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ घुसपैठियों की बात कर रहा है, लेकिन जब कितने आपने घुसपैठिए निकाले आप नंबर नहीं देते। सुनिए, अमित शाह जी से क्यों पूछ रहे हैं आप चुनाव आयोग से पूछिए ना, अमित शाह जी थोड़ी है चुनाव आयोग। अमित शाह जी ने ये बात करी थी झारखंड में जब चुनाव था, झारखंड की रैली में, झारखंड में हमारी सरकार बनवा दो, हम झारखंड को घुसपैठ से मुक्त कर देंगे। राइट, देखिए हम जानते हैं कि जरा सी बात हो, जम्मू कश्मीर में भी यही बात करी थी, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनवा दो, हम जम्मू कश्मीर को घुसपैठ से मुक्त कर देंगे। दोनों जगह सरकार नहीं बनी, घुसपैठ का मुद्दा वहीं का वहीं दफन कर दिया। जब ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति कह रहा है कि घुसपैठिया है, यानी इस बात में सच्चाई तो है और काम कर रहे हैं तो करने दीजिए। और सुनिए मेरी बात, जब संसद में घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा होने की बात आती है तो आप संसद छोड़कर चले जाते हैं, वहां सुनिएगा ना आपको जवाब दिया जा रहा है। लेकिन वहां तमिलनाडु के मंदिर में दीपक न जले इसलिए आप जाकर उस जज को हटा दिया जाए जो जज दीपक जलाने की बात कर रहा है। आप इम्पीचमेंट लगाने के लिए, आपने इम्पीचमेंट लगाने के लिए वहां पर आपके सारे बड़े नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर आप एसआईआर के मुद्दे पर, घुसपैठियों के मुद्दे पर सदन छोड़कर क्यों जाते हैं? मुझे जज साहब की इन्होंने बात करी जज हटाने की। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे हुए थे, दंगे खत्म होने के बाद जब इन मामलों में सब में एफआईआर दर्ज हुई, हाईकोर्ट में मसला गया। हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे भड़काने में कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा और मनोज तिवारी, इन चारों के नाम संदिग्ध है, इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चुप एक मिनट। उसके बाद दोपहर को उन्होंने ये बात कही और शाम को उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ फैक्ट लेके, ठीक है सुन लिया मैंने। उन्होंने कहा अभी हम इस मामले में मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, अभी हम मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। एक ज्ञान राहुल गांधी को है, एक ज्ञान इनको है। हाँ जी, ढाई ज्ञान क्या कहा? ढाई ज्ञान राहुल गांधी, ढाई ज्ञान इनको है। जैसे जब मुद्दे की बात कुछ होगी और जैसे कुछ डिस्कशन की बात होगी, राहुल गांधी कहां भाग सकेंगे? जो इनके चच्चा है वो जर्मनी। मैं आपसे एक सवाल पूछा, ये जो नाम लिया आपने, ये तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल है। तो मैं आपको तो इस पर प्राण त्याग देना चाहिए था, कांग्रेस को इस पर लगा के सुप्रीम कोर्ट में, लगा के सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, क्यों नहीं किया आपने? अरे जो आप क्या करते हैं, पार्लियामेंट में तो बोलते नहीं है और जनता के बीच में आके चिल्लाते हैं आप। हाँ जी, जर्मनी भाग जाएंगे, आप कह रहे प्राण त्याग देना। अरे कांग्रेस में प्राण बचा कहाँ? अरे ना, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में उल्टा सीधा नाम लिया था ना। आज ये देखिए कि ये कांग्रेस क्या हो गई, माओवाद मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई कि नहीं हो गई, एंटी नेशनल कांग्रेस हो गई। मैं ये नहीं लूंगा, ये बात मैं नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा किसी का। जी हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, ये विपक्ष कांग्रेस खासतौर पर सिर्फ आरोप लगाना जानती है, और वो भी बस ऐसे ही खुले में, जिसका कोई आधार नहीं, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होते, ऐसे आरोप ये लगाते हैं। दूसरी बात एसआईआर की, एसआईआर घुसपैठिए भगाने की प्रक्रिया नहीं है, घुसपैठिए वोट न दे पाए इसकी प्रक्रिया है। तो वोट, ऐसा ही बात सीए के समय में कही गई। नागरिकता को लेकर कितना बवाल हुआ, और इस देश में दुर्भाग्य इस दिल्ली का जिसका जिक्र आप कर रहे थे, 53 जाने गई, और किसको मुझे बताइए, किसको भगा दिया गया हिंदुस्तान से? किसको भगा दिया गया? कौन सा व्यक्ति यहां से भगा दिया गया? भगाया गया किसी को? नहीं भगाया गया ना। तो फिर आप जिस चीज का कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उसका आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए था।
उसका भी स्पष्टीकरण देना। मुझे लगता है कि अगर घुसपैठिए हैं तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। घुसपैठिए उनको बिल्कुल बाहर जाना चाहिए। घुसपैठिए क्यों रहेंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी। अगर यहाँ घुसपैठिए उनको बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा? उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर है, जाके घूम के आए वहाँ पे। आए कितने, निकाले कितने, चिन्हित कितने किए, डिटेंशन सेंटर बना करके। भारत में लोग इनको वोट कर नहीं रहे हैं, ये लोग घुसपैठियों के सहारे हैं। राइट, ठीक ठीक। जिम्मेदारी है प्रतीक जी, इलेक्शन कमीशन की नहीं। ये बात राइट। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।